फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसए एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ 9th क्लास का एक बहुत ही बच्चों के अकॉर्डिंग टफ चैप्टर है, बट बिलीव मी बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखते जाइए। ऐसे हिस्ट्री के बड़े बड़े चैप्टर्स आपके लिए फटाफट से बहुत ईजी बनते जाएंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म के बारे में मैं आपको बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी इस वीडियो में, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का उसमें आपको सब पता चल जाएगा। बहुत ही अमेजिंग मैन है ये हिटलर। इनके बारे में बहुत ही डिटेल में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करेंगे जो कि इन्वॉल्व करता है वर्ल्ड वॉर 1 को। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में जानना हमारे लिए इस चैप्टर को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है। बट इस चैप्टर की बिगिनिंग होती है बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक से। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हिस्ट्री के जितने भी आप लोगों के चैप्टर्स हैं उनकी बिगिनिंग में जो फर्स्ट पेज है आपकी एनसीईआरटी बुक का, उस फर्स्ट पेज पे हमेशा आपको कोई ऐसी स्टोरी दी गई होती है जिसको आपको चैप्टर को पढ़ते पढ़ते बीच में लिंक करना होता है। उस स्टोरी से चैप्टर का स्टार्ट नहीं होता है। तो कभी भी आप जब हिस्ट्री के चैप्टर्स की, जो आप लोगों के 9th-10th क्लास के चैप्टर्स हैं, उनकी जब आप फर्स्ट पेज पढ़ते हो तो उसे चैप्टर से डायरेक्ट लिंक मत किया करो। दैट इज जस्ट अ स्टोरी जिसे पढ़ के आपको अपने माइंड में रखना है और उसके बाद चैप्टर के बीच में वो आपको लिंक करनी है। तो नाजिज्म वाले चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही है। जो एनसीईआरटी वाली आपकी बुक है उसमें फ्रंट पेज पे जो नाजिज्म चैप्टर है उसमें फर्स्ट पेज पे आपको एक स्टोरी दी गई है। अगर आप उस स्टोरी को पढ़ते हैं तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं और आपको ये चैप्टर बहुत मुश्किल लग सकता है। बट उस स्टोरी को पढ़ के आप सिर्फ अपने दिमाग में एक साइड कॉर्नर पे रख लीजिए और उसके बाद उसे लिंक करेंगे। बट राइट नाउ आई एम नॉट टेलिंग दैट स्टोरी, क्योंकि अभी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ये चैप्टर किस बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में हम उस स्टोरी के बारे में और अडोल्फ हिटलर बहुत अमेजिंग है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी अगर हमें हिटलर के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें वीमर रिपब्लिक, जर्मनी, इन सब चीज़ों के बारे में जानना होगा क्योंकि हिटलर एक जर्मन बॉय था। तो देखते हैं कि वीमर रिपब्लिक जो है इसके बारे में जानने से पहले सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1। अब वर्ल्ड वॉर 1 में ऐसा क्या हुआ था, और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि वर्ल्ड वॉर 1 ही क्यों हुआ था, ऐसा क्या हो गया था। क्योंकि बहुत सारी हमारी यूरोपियन कंट्रीज थी जिनको कुछ चीज़ों की भूख हो गई थी। और वो क्या चीज़ें थी, एक तो मेन चीज़ थी पावर और दूसरी चीज़ थी टेरिटरी। इन्हें ये दो चीज़ें चाहिए थी, ये इन दो चीज़ों को के पीछे भाग रहे थे। अगर इन्हें ये नहीं मिलेंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इन चीज़ों के लिए इन्होंने लड़ाई कर ली और वो लड़ाई बदल गई वर्ल्ड वॉर 1 में। तो जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ उसमें दो पार्टीज थी, दो, क्योंकि ऑपोजिशन तो होती है ना, लड़ाई होती है तो दो पार्टीज होती हैं। तो दो पार्टीज थी, एक थी अलाइज और दूसरी थी सेंट्रल पावर्स। ये जो सेंट्रल पावर्स थी ये यूरोप के सेंट्रल पार्ट में थी, इसीलिए इन्हें सेंट्रल पावर्स कहा जाता था। और दूसरी थी अलाइज। अलाइज क्योंकि आपस में फ्रेंड्स थे ना सारे, तो इसीलिए इन्हें अलाय बोल लिया जाता है। जब किसी से लड़ाई होती है ना तो हम फ्रेंड्स आपस में ग्रुप्स बना लेते हैं अपने अपने, तो वो अलाइज होता है। अलाइज में हमारे पास थे रशियन एम्पायर, रोमाना एंड इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ग्रीस एंड मेनी अदर कंट्रीज। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जिन पे हमें ध्यान देना है वो है रशियन एम्पायर, फ्रांस एंड इंग्लैंड, ये आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल पावर में जो मेन हमारे पास थी उसमें ऑब्वियसली लीडिंग पावर थी जर्मनी, एंड देन ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगारियंस एंड बल्गारिया। तो ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं वो सेंट्रल पावर को सपोर्ट कर रही थी और अलाइज को सपोर्ट कर रही थी। अब इन दोनों के बीच में हो गया वर्ल्ड वॉर 1। जर्मनी पूरी तरीके से श्योर था कि मैं सेंट्रल पावर में हूँ और मैं जीत जाऊंगा, बट जर्मनी का पूरा जो गेम था वो पलट गया, क्योंकि एक ट्विस्ट आया कहानी में जब एलाइज को एक बहुत बड़ी पावर ने ज्वाइन कर लिया। 1917 की बात है जब अलाइज को ज्वाइन किया यूएसए ने। अब यूएसए तो देखो यूएसए है, यूएसए की एंट्री हुई और उसके बाद सारी की सारी जर्मनी की अकड़ निकल गई और वहीं पे जर्मनी हार गया। डिफीट बहुत ही भयंकर हुई इनकी और उसके बाद जर्मनी तो हारा सो हारा। बहुत बुरे चेंजेस आ गए जर्मनी में, नॉट ओनली इन जर्मनी, पूरा का पूरा यूरोप इन चेंजेस से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले क्या हुआ कि क्योंकि ये हार गए थे, यूएसए की एंट्री हुई 1917 में, तो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे आया कि जर्मनी का जो एम्परर था वही भाग गया। उसने कहा भाई मैं एम्परर हूँ, मेरे से नहीं संभाला जा रहा, बाकी तुम सिविलियंस अपने आप देख लो, पहले तो मैं चला जी। तो वो सबसे पहले लोगों को यहाँ पे छोड़ के चला गया बीच मझधार में। उसके बाद जब वो यहाँ से चला गया तो पार्लियामेंट्री पार्टीज धीरे धीरे बननी
स्टार्ट हो गई, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। पार्लियामेंट्री पार्टीज जब बननी स्टार्ट हो गई तो जर्मनी में एक और बुरी समस्या आ गई और वहाँ पे आ गई एक पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी के बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले आप ये जान लो कि यहाँ पे नेशनल असेंबली बन गई थी, यहाँ पे जर्मन पार्लियामेंट बन गया था। जर्मन पार्लियामेंट को रीक्सटैग के नाम से जाना गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो रीक्सटैग में जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पे आदमी और औरतों ने, जो सब अडल्ट थे, उन्होंने इलेक्शन किए और रीक्सटैग को इलेक्ट किया था। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि उसी की वजह से यहाँ पे वीमर रिपब्लिक बना था। एक्चुअली वीमर उस जगह का नाम था, तो वहाँ पे ये सब पार्टीज बनती थी, ये फॉर्मेशन सारी वहीं हो रही थी, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया वीमर रिपब्लिक। नाउ व्हाट हैपेंड, जर्मनी पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। जर्मनी के सामने आ पड़ी एक पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स भी कहा जाता है और इसे पेरिस पीस ट्रीटी भी कहा जाता है। 1919 में ये आई जब अलाइज पावर ने जर्मनी को बोला कि भाई हमने तो चाहते नहीं है कि वर्ल्ड वॉर हो, हम तो ऐसा चाहते ही नहीं थे, ये सब जो हुआ है जर्मनी की वजह से हुआ है। उन्होंने जर्मनी को होल सोल रिस्पॉन्सिबल बताया वर्ल्ड वॉर के लिए और जर्मनी के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या घेर दी। उन्होंने जर्मनी के ऊपर चार्जेस लगा दिए, फोर्सिबली जर्मनी को बोला कि आप जो है कॉम्पनसेशन दीजिए, आप छोटा मोटा भी नहीं, 6 बिलियन यूरोस का कॉम्पनसेशन भरिए एज वॉर डैमेजेस, क्योंकि सब जो यहाँ पे तोड़फोड़ मचा है सब आपकी वजह से हुआ है, ये सब आपकी गलती है। अब यहाँ पे लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे जर्मनी में। जर्मनी से एक एक चीज़ वहाँ के लोगों की छिनती जा रही थी। उनकी 10% पॉपुलेशन चली गई, 13% टेरिटरीज चली गई, वहाँ पे 26% लोगों का कोल चला गया, 75% लोगों का आयरन चला गया। अब इतने ज़्यादा तो लोग वहाँ पे ऑलरेडी परेशान हैं, ऊपर से जो डेमोक्रेसी वहाँ पे दिख रही थी वो दिखावटी डेमोक्रेसी थी, लोगों को अच्छी ही नहीं लग रही थी, जस्ट बिकॉज वो डेमोक्रेसी भी उनके ऊपर इम्पोज की गई थी। वो इम्पोज जब की गई, क्योंकि वो हार गए थे ना जर्मनी, अब जो हारा हुआ बंदा होता है उसको बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, तो डेमोक्रेसी भी जो उनके पास थी वो उनके ऊपर इम्पोज्ड थी। अब ऐसी भी क्या डेमोक्रेसी जो इम्पोज्ड हो, तो लोग वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। नाउ नॉट ओनली जर्मनी, आई टोल्ड यू, अभी हम आगे देखेंगे बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज थी जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रही थी। अभी क्या हुआ कि जो अलाइज थी उन्होंने जर्मनी के सारे रिसोर्सेज ले लिए। राइनलैंड एक बहुत ही रिसोर्स रिच जगह है जर्मनी की, उस पर भी कब्जा कर लिया, सब ले लिया। अब वीमर रिपब्लिक जो था उसे तो रिस्पॉन्सिबल बताया, ये मैं आपको बताऊंगी अभी एंड में कि वीमर रिपब्लिक में काफ़ी सारे डिफेक्ट्स थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, एंड में मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करूंगी। अभी सिर्फ आप ये समझिए कि ऐसा क्यों था। ऑलराइट, अब क्या हुआ, वीमर रिपब्लिक को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल करार ठहराया गया। और उसके बाद द वेरी नेक्स्ट थिंग हमने यहाँ पे देखी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत अट्रैक्टिव सा नेम है, नवंबर क्रिमिनल्स। नवंबर क्रिमिनल्स बेसिकली वो लोग थे जो सोशलिस्ट थे, जो कैथोलिक्स थे, जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्ट में थे, तो उन लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। द वेरी नेक्स्ट इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो था नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब क्योंकि हार गए हैं तो बुरा लगना तो बनता है और ह्यूमिलिएशन तो फील होती ही है, तो वो एक मेन चीज़ थी जो लोगों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर रही थी वहाँ पे और जर्मनी के लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही थी। अब बहुत बड़े बड़े इफेक्ट क्या हुए वॉर के, और सिर्फ जर्मनी पे नहीं सब जगह क्या इफेक्ट हुए कि लोगों के दिमाग में ना, यूरोपियन सोसाइटी में एक ये बात ठहर गई सबके मन में कि जो सोल्जर्स की लाइफ होती है ना वो बहुत बढ़िया होती है भाई, फर्स्ट क्लास लाइफ वो जीते हैं ट्रेंचेस में, सिविलियन से तो बहुत ऊपर दर्जा है सोल्जर्स का, सबको सोल्जर ही बनना चाहिए, वही लाइफ अच्छी है। उन्होंने बहुत स्ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया एक प्रोपोगेंडा पे जो था एग्रेशन प्रोपोगेंडा। एग्रेशन प्रोपोगेंडा में उन्होंने सब लोगों को ये बोला कि भाई सभी सोल्जर्स ही बनेंगे, और सारे जितने आदमी थे उनको ये सिखाया जा रहा था कि अब आप जो है एग्रेसिव बनिए, स्ट्रांग बनिए, क्योंकि आप मैस्कुलिन जेंडर हैं, तो आप मैस्कुलिन हैं, इसीलिए आपको ये सब आपकी अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए और अब आप एग्रेसिव प्रोपेगेंडा हमारा फॉलो कीजिए। एक तो ये जो प्रोपेगेंडा था इसे बहुत सपोर्ट किया गया और इसको सपोर्ट करते करते लोगों को पता ही नहीं चला कब वहाँ पे कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप आ गई। डिक्टेटरशिप आनी थी क्योंकि डेमोक्रेसी से तो लोग वैसे ही खुश नहीं थे, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी तो उनके ऊपर इम्पोज डेमोक्रेसी थी, तो उससे लोग सिचुएशन से वैसे ही परेशान थे, क्योंकि इंटरनल सिचुएशन भी इतनी थी कि उसकी वजह से इंस्टेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही थी, तो लोगों को ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अभी सिर्फ ख़त्म नहीं हुआ सब कुछ, अभी तो यहाँ पे जर्मनी के साथ मोर वर्स थिंग होनी बाकी है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जर्मनी में आई एक स्पार्टसिस्ट लीग। स्पार्टसिस्ट लीग ने आके क्या किया, इन्होंने आगे एक पार्टी भी बनाई थी, मैं अभी आपको नाम बताऊंगी। जब स्पार्टसिस्ट लीग यहाँ पे आई तो यहाँ पे एक चीज़ और बुरी हुई, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म।
हम लोगों ने पीछे एक चैप्टर पढ़ा था, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था रशियन रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में। जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था तो उनका जो स्टाइल था ना, सोशलिस्ट स्टाइल, सेम स्टाइल यहाँ पे वीमर रिपब्लिक के अगेंस्ट फॉलो किया। किसने? स्पार्टसिस्ट लीग ने। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उन्हें फोर्स करना स्टार्ट करा। वीमर रिपब्लिक परेशान हो गया। वीमर रिपब्लिक ने जीतने के लिए उनके सर पे फितूर चढ़ गया और उन्होंने जीतने के लिए क्या किया, उनके पास एक ग्रुप था फ्री कॉप्स का। फ्री कॉप्स वो लोग थे जो वॉर में लड़ चुके थे और उन्होंने स्पार्टसिस्ट लीग को हरा दिया था। अब वो इस लीग को हरा चुके थे, स्पार्टियंस को हरा चुके थे, तो अब उन्हें समझ में आ गया था कि यही बंदे हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं और वीमर रिपब्लिक ने फ्री कॉप्स का हेल्प लिया था यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और मेजर चीज हुई, इकोनॉमिकल क्राइसिस। ऑलरेडी वॉर के चलते भाई जर्मनी को इतना सारा कर्जा भरना पड़ रहा था, डैमेजेस तो दिए नहीं जा रहे थे, अब इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया। क्या क्राइसिस आया? इतने सारे लोन्स थे, उन लोन्स को चुकाने के लिए जर्मनी के पास पैसे तो थे नहीं, तो जर्मनी ने ना गोल्ड देना स्टार्ट करा। गोल्ड देते देते क्या हुआ, गोल्ड रिसोर्सेज डिप्लीट होने स्टार्ट हो गए। अब इसके बाद जर्मनी को गुस्सा आ गया। जर्मनी ने सोचा भाई मेरे पास नहीं है और पैसा। जर्मनी ने फ्रांस को साफ साफ कह दिया मैं नहीं दे सकता और मैं अब कुछ नहीं भरूंगा क्योंकि आई एम ओवर नाउ, आई एम डन, मैं अब नहीं दे सकता कुछ भी। फ्रांस ने कहा अच्छा इतना बड़ा हो गया जर्मनी जो हमें देने से मना करेगा, भाई तूने, तेरी वजह से वॉर हुआ है, तू डैमेजेस भी नहीं देगा। फ्रांस ने क्या किया अब कि जर्मनी को कहा ओके मत दे, और जर्मनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी रूर, उसे ऑक्यूपाई कर लिया। अब फ्रांस ने ये किया और जर्मनी को और गुस्सा आ गया, बट जर्मनी एक्टिवली अपना गुस्सा भी नहीं दिखा सकता था क्योंकि हारा हुआ देश था, ठीक है। तो अब जर्मनी बहुत पैसिव तरीके से अपना गुस्सा दिखा रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने अभी आपको बताया था कि धीरे धीरे बाद में बताऊंगी, स्पार्टसिस्ट लीग ने जाके एक पार्टी बना ली थी। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बना ली थी। याद रखिएगा, 1 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी ने अब क्या किया, अब जर्मनी को कुछ ना कुछ तो करना ही था, इतनी प्रॉब्लम फेस कर ली, अब कुछ तो करेंगे ही। तो अब जर्मनी ने क्या किया, पेपर करेंसी निकालनी स्टार्ट कर दी। अब इन्हें लगा जितनी ज्यादा हम पेपर करेंसी निकालेंगे उतने ज्यादा हम अमीर हो जाएंगे। जर्मनी ने बहुत करेंसी निकाल दी, पूरी की पूरी जर्मनी जो है पेपर करेंसी से भर गई। बट धीरे धीरे इसकी वजह से जर्मन करेंसी की वैल्यू गिर गई, बहुत गिर गई। इतनी गिर गई क्योंकि हर एक करेंसी की वैल्यू हम यूएस डॉलर के हिसाब से कंपेयर करते हैं, तो यूएस डॉलर के हिसाब से जर्मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा फॉल करती गई। इसके हिसाब से क्या हुआ कि जो जर्मन मार्क था वो अप्रैल में यूएस डॉलर, अकॉर्डिंग टू यूएस डॉलर इट वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। इन जुलाई इट वॉज 3,53,000 मार्क्स। इन ऑगस्ट बहुत ही ड्रास्टिक गिरा, इट वॉज 46,21,000 मार्क्स। और उसके बाद गिरते गिरते जो है जर्मन मार्क की वैल्यू और ज़्यादा ख़राब होती गई एंड फाइनली इट वॉज 9,88,60,000 मार्क्स। अब क्या करें, दिसंबर में इतनी ज़्यादा फिगर गिर गई और उसके बाद इट रैन इनटू ट्रिलियंस। इतनी ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे गिरती गई, वैल्यू जैसे जैसे गिरती गई गुड्स के प्राइसेस बढ़ते गए, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हो गई। अब क्या हुआ, आप लोगों को पता है जर्मनी क्यों हारा था, क्योंकि अलाइज के पास यूएसए का सपोर्ट आ गया था। यूएसए ही अब वो कंट्री थी जिसने जर्मनी की डूबती नाव को सहारा दिया। यूएसए ने आके क्या किया, डावेस प्लान दिया जिससे जर्मनी बचा थोड़े टाइम के लिए बचा, बट उसके बाद फिर से बहुत बड़ा पहाड़ टूटा जर्मनी के ऊपर। क्या हुआ कि यूएसए ने आके मदद करी, डावेस प्लान दिया, और डावेस प्लान में यूएसए ने बोला कि ठीक है हम तुम्हें पैसे देंगे, आई विल लेंड यू मनी, तुम अपनी थोड़ी सी डेवलपमेंट करना। और यही हुआ, यूएसए ने जर्मनी को पैसे दिए, जर्मनी थोड़ा बहुत डेवलप हुआ और जर्मनी ने उसके बाद जितने भी अपने कर्जे थे वो सब कर्जे और लोन्स वगैरह उतारने की कोशिश करी, अलाइज को पैसे दिए, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, यूएसए के जितने भी डेट थे जर्मनी उतार रहा था। यूएसए वॉर के बाद इतनी बड़ी सुपर पावर बन गया था कि यूएसए एक इंटरनेशनल लेवल पे लेंडर बन गया था, सबको पैसे बांटता था यूएसए। यूएसए ने यहाँ पे एक हाथ दिया जर्मनी की डूबती नाव को। यूएसए को लग रहा था मैं इतनी मदद कर रहा हूँ सबकी, अब देखो मैं यहाँ पे मास्टर बन के निकलूंगा, बट यू नो व्हाट, यूएसए ही सबसे पहले नीचे गिरा। यूएसए कैसे नीचे गिर गया, ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ग्रेट डिप्रेशन आया, यूएसए तो नीचे गिरा सो गिरा, सारी की सारी कंट्रीज जो थी वो यूएसए से जुड़ी हुई थी, यूएसए के ऊपर निर्भर थी, क्योंकि यूएसए इंटरनेशनल लेंडर बन चुका था। यूएसए खुद तो डूबा, हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो सारी कंट्रीज को अपने साथ लेके डूबा और ग्रेट डिप्रेशन के शिकार ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज हो गई थी। 1929 से स्टार्ट होकर ये 1939 तक रहा था। और अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया था, स्टॉक्स की वैल्यू बिल्कुल गिर गई थी। इसकी वजह से जर्मनी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, जर्मनी की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। नेशनल इकोनॉमी जो थी ना यूएसए की, वो हाफ हो गई थी। इतनी प्रॉब्लम हुई जर्मनी में, फैक्ट्री शट हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स खत्म, फार्मर्स की लाइफ पे इतना ज़्यादा वर्स्ट
फर्स्ट इफेक्ट हुआ, एम्प्लॉयमेंट कहीं है ही नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई बाय 40%, बहुत बड़ी बात है ये। मिलियंस ऑफ लोग सड़कों पे आ गए थे, अनएम्प्लॉयड, कुछ नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं, भूखे मर रहे हैं। यूथ के पास कोई काम नहीं बचा था, क्रिमिनल्स बनने लग गए थे, वो होने लगा इस तरीके से तो पैसे आए बस। उसके बाद धीरे धीरे लोगों की जितनी सेविंग्स थी डिमिनिश होती जा रही थी, कोई काम धंधा नहीं था, सेविंग्स खर्च कर रहे थे। स्मॉल बिजनेसमैन, रिटेलर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल सब बहुत सफ़र कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ रही थी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में लोगों को एक बात का और डर था, एक फियर था लोगों को। किस बात का फियर था? फियर ऑफ प्रोलिटेरियनाइजेशन। अब ये क्या होता है भाई, इतना भारी भरकम वर्ड बोल दिया मैम आपने, ये क्या होता है? ये पावर्टी स्टिकन वाली फीलिंग होती है, वो होता है ना कि बंदे को मौत नहीं मारती, मौत का डर मार देता है। तो लोगों को एक डर था कि भाई हम गरीबी में इतने फंस जाएंगे, वो जो डर था, उस डर से लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ते जा रहे थे। वुमेन और चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा माल नरिश सेक्शन बनते जा रहे थे, क्योंकि इनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वुमेन इतनी वीक थी कि वो अपने बच्चों को फीड भी नहीं करा पा रही थी, बिल्कुल भी न्यूट्रिशन था ही नहीं बॉडी में। अब ये सब क्यों हुआ? इस सब का एक यहाँ पे हमारे पास सार निकल के आता है कि वीमर रिपब्लिक में बहुत डिफेक्ट्स थे। सबसे पहला डिफेक्ट यहाँ पे ये था कि वीमर रिपब्लिक जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करता था। उनका मतलब था ये कि एक मेजॉरिटी पार्टी हो और वही जीते, बट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। उसकी वजह से कोलिशंस बन जाते हैं, पार्टीज की मिलीजुली सरकार बन जाती है, जिसे वीमर रिपब्लिक ने सपोर्ट नहीं करा। तो ये वीमर रिपब्लिक की एक बहुत बड़ी कमी रही। एक दूसरी बहुत भयंकर कमी वीमर रिपब्लिक की ये थी कि उन्होंने आर्टिकल 48 को प्रमोट करा। आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है, जिससे वो इमरजेंसी इंपोज कर सकता है। जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है तो सारे सिविलियंस के राइट्स को छीन लिया जाता है और प्रेसिडेंट के पास होलसेल पावर होती है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो गई सब जगह पे, और इतनी इनस्टेबल सिचुएशन में डिक्टेटरशिप का आना बहुत वल्नरेबल था। अब ऐसी सिचुएशन में जब डिक्टेटरशिप आई तो हमारे सामने एक बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी आई, अडोल्फ हिटलर की। अब उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आओ, फटाफट पूछो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत अमेजिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग फ्रेंड्स।